नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज का जो 8 PM है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी में हों, चाहे जिस पार्टी के नेता को आप समर्थन करते हों, क्या ये संभव है कि कोई नेता केवल एक जाति के समर्थन से, केवल एक जाति के वोटों से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, या फिर उसकी जो राजनीति में जो स्थायीपन है या 36 बिरादरी का जिसको सम्मान है वो उसको हासिल हो जाए? निश्चित तौर पर आप मेरी बात से सहमत होंगे और ये मानेंगे कि लोकतंत्र में जो जातिगत स्थिति है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को किसी बड़े पद पर पहुंचने के लिए सारी जातियों के संतुलन को साधना होगा। ये तो रही एक बात। दूसरी बात जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा, उसको हटाने की जो मुहिम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शुरू की थी, उस मुहिम को एक बार तो कांग्रेस ने ये कहकर तारबीड़ो कर दिया है कि सैलजा को हटाने की जैसी कोई स्थिति अब है नहीं। लेकिन आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी का तीखा विरोध गांव में हो रहा है और ये जो गतिरोध है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जबकि चुनाव बहुत नज़दीक नहीं है, बहुत दूर चुनाव हैं, इस तरह की मुहिम को चलाना, कांग्रेस आला कमान द्वारा उस मुहिम को एक बार पीछे धकेल देना, ये सारी चीज़ें क्यों हरियाणा की राजनीति में हो रही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो ऐसा करके क्या हासिल करने वाले हैं, ये बहुत सोचने समझने की बात है। और राजनीति के विद्यार्थी के रूप में हम सबके लिए ये एक विषय है कि क्या कोई व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है और एक समय में कांग्रेस जिसकी मुट्ठी में रही है, वो व्यक्ति जिसके बेटे राज्यसभा में आज हैं, जिसके पास कांग्रेस के 17-18 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, वो अचानक से अपनी प्रदेश अध्यक्ष को बदलवाने की मुहिम छेड़ दे। आखिर इस तरह की बेचैनियों का क्या कारण है और ये बेचैनियां हरियाणा की राजनीति में क्या संकेत देने वाली हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं तो आपने देखा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब से सैलजा जी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम के खिलाफ या इस मुहिम के आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीतिक जो तंज हैं या राजनीतिक जो हमले हैं वो अचानक तेज हो गए हैं। और उन तेजी के पीछे जो 2 महत्वपूर्ण घटक मैं दर्ज कर पाया हूं, जो 2 महत्वपूर्ण धड़े मैं दर्ज कर पाया हूं, वो धड़े भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी हैं। इनकी जो IT सेल हैं उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज बनाए हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं। और उन मैसेज का खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो टीम है, IT सेल है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो मैसेज भले ही एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या एक राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की मुहिम का हिस्सा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास उन आरोपों की कोई काट नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको जातिगत संतुलन साधने होते हैं और जातिगत संतुलन के बिना आप इस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, तब वो जो चुनाव था वो चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था। चौधरी भजनलाल के समर्थक विधायक ज़्यादा थे, लेकिन ये किस्मत थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जुगाड़ थे। जो बहुमत चौधरी भजनलाल के नाम पे मिला था उसको लपकते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए और 10 साल तक उन्होंने हरियाणा प्रदेश का शासन किया। अब जो आज की परिस्थितियों में जब अशोक तंवर जी पर डंडे बरसाए गए, अशोक तंवर जी पार्टी छोड़ने पे मजबूर हुए, उसके बाद कुमारी सैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनके राज्यसभा में जाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रोड़े अटकाए, उनकी जगह अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भेजा। तो ये एक संकेत प्रबल रूप से गए और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने हमेशा ये कहना जारी रखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद के अलावा किसी को कांग्रेस में पसंद नहीं करते हैं और वो किसी को नेता के रूप में उभरने देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनकी अगर नीतियों को देखें तो आप 1-2 नाम भी ऐसे नहीं गिनवा पाएंगे जो एक बड़ा वजूद रखते हों और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन करते हों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में पूरे हिरवाला क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह चले गए। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी से एक बड़े नेता के रूप में चले गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रिश्तेदार भी हैं वो पार्टी छोड़ गए।
इसके बाद उनका केंद्र के रूप में मंत्री बनने का सपना था, वो पूरा हो पाया। उनके बेटे आज सांसद हैं। ऐसे पता नहीं कितने ही नेता, अशोक तंवर चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक छत्र राज करने की जो प्रवृत्ति है, हालांकि राजनीति में ये सब जायज़ है कि साम दाम दंडभेद से आप अपने विरोधियों को परास्त करते रहें, लेकिन अगर किसी मकान की सारी नींव को ही थोथा कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर उस थोथी नींव का फ़ायदा दूसरे राजनीतिक दल उठाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जिन जातियों के समर्थन से कांग्रेस सत्ता में आती थी, वो जो जातिगत संतुलन साध कर चलती थी, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप पे कांग्रेस से दूर हुआ है। और ऐसे में अगर शैलजा जी को हटा दिया जाए तो एक जो बड़ा वर्ग है वो कांग्रेस से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, जो अशोक तंवर के हटाने से नाराज़ था, लेकिन शैलजा जी के आने से वो संतुलन बना है। अब कुछ आरोप हैं जिसको पढ़कर मैं सुनाता हूँ, और उन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाइयाँ भी हैं। ये जो आरोप हैं ये साबित करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक रूप से लगातार पीछे जा रहे हैं। 2005 का जो चुनाव था वो निश्चित तौर पे चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ा गया और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन अहमद पटेल जी, मोतीलाल वोरा जी और गुलाम नबी आज़ाद की मदद से चौधरी भजनलाल को पीछे कर हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 5 साल उन्होंने राज किया और इन 5 सालों में अपने राजनीतिक विरोधियों को लगातार वो पटखनी देने का काम करते रहे। और एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का डंका बजता था और उनके बिना हरियाणा में कांग्रेस कुछ भी नहीं थी। इसी दौरान कुछ ऐसे सौदे हुए, ज़मीन घोटाले हुए, जिससे कांग्रेस बदनाम होती गई। और जो 2009 का जो चुनाव आया उसमें जो कांग्रेस जिसने 2005 में 67 सीटें जीती थी, वो 40 सीटों पर आकर सिमट गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तब तक कांग्रेस में उनका हाथ मजबूत था, उन्होंने हजका को तोड़ा, उन्होंने निर्दलीयों को साथ लिया और वो सरकार बनाने में सफल रहे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर कोई रहम नहीं बरता, और इसी का परिणाम था कि 2014 आते आते कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस से निकल गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा गया। 10 की 10 सीटें कांग्रेस हार गई। और इतना ही नहीं, सोनीपत से सीट लोकसभा का चुनाव लड़ने की गलती करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे, उनको ऐसा लगता था कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीतेंगे, सोनीपत से वो जीतेंगे, तो दोनों जगह से चुनाव जीतकर वो कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, 10 की 10 सीटें लोकसभा में भी ये हार गए। 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर, अगर संपत सिंह जी की बात को सच्चाई माने, तो 54 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने पर दी गई थी, लेकिन जो कांग्रेस है वो 31 सीटों पर सिमट गई। और ये जो सिमटना है ये साफ दिखाता है कि पुराने रोहतक के अलावा जहाँ जहाँ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सक्रिय होना चाहिए था, जहाँ जहाँ से समर्थन मिलना चाहिए था, वहाँ से जो जातिगत समीकरण हैं वो टूटकर बिखर कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी, अगर इनेलो का खात्मा उस समय नहीं होता, इनेलो 2 फाड़ नहीं होती, तो हो सकता है कि कांग्रेस और ज़्यादा नुकसान में रहती। इसके अलावा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बहुत गलतियां हुई हैं। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह का खेल उन्होंने किया, शैलजा जी की राज्यसभा में जाने में रोड़े अटकाए, और जिस राज्यसभा को वो बारात के घोड़ों की जगह कहते थे, वहाँ आज उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं। तो इस तरह की जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, उन गलतियों को अब भारतीय जनता पार्टी भुना रही है, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत फ़ायदा भी है। जननायक जनता पार्टी भी इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमज़ोर किया जाए, ताकि जाट वोट बैंक उसकी तरफ रहे। हालांकि इस सफलता में मुझे संदेह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी, जिसका कोर वोटर ही जाट वोटर है, वो उससे पूरी तरीके से दूर हो चुका है। और जैसा जाट वोटरों का ट्रेंड रहा है, अब वो जननायक जनता पार्टी में कम से कम आगामी जो चुनाव होंगे उसमें शिफ्ट होने से रहा। तो निश्चित तौर पर इसका जो फ़ायदा है वो जो पुरानी INLD है, जिससे अब ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आ चुके हैं, उसको होगा, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कांग्रेस में रहते हैं उसको होगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन राजनीति में जो दुनिया है, राजनीति की जो दुनिया है, वो उम्मीदों पे कायम रहती है। इसीलिए जननायक जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमियों को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। और इस मुहिम में काफ़ी हद तक दम है, उनकी बातों में दम है।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास इन चीज़ों की काट नहीं है। और ऐसी स्थितियों में जो आने वाले चुनाव होंगे, जब 2024 आएगा, तब ये देखने लायक बात होगी जो कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में गए थे, क्या वो कांग्रेस में वापस आ पाते हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतने ही मजबूत रहे, जिसकी संभावनाएं अब बिल्कुल कम हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो संकेत हैं वो ये हैं कि अब जो वन मैन जो पार्टी का तजुर्बा है उसको अब वो दूर करें और जो लोग हैं सबको साथ लेके चला जाए, तो ऐसी स्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ने वाली हैं। क्षेत्रीय पार्टी बनाने की जो बातें हो रही हैं वो उसकी तैयारी उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर ली थी, लेकिन वो इसका साहस नहीं जुटा पाए। और जो उनके राजनीतिक जानकार लोग हैं, उनकी राजनीति को करीब से देखा है, उन सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में क्षेत्रीय पार्टी बनाने का ना ही तो इतना उनके पास संसाधन वो अभी हाल फिलहाल जुटा पाएंगे, और ना ही उनके जो वर्कर हैं उनका ये चरित्र है कि वो क्षेत्रीय पार्टी चला सकें। क्षेत्रीय पार्टी चलाने का एक अलग सा ही अनुभव होता है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसमें फिट नहीं बैठते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे, उनकी जो हालत है वो आने वाले दिनों में जननायक जनता पार्टी या जो पुरानी हजका थी वही होनी है। कुलदीप बिश्नोई भी वापस हजका से कांग्रेस में ही उनको आना पड़ा, हुइपा का कांग्रेस में ही विलय होना पड़ा। क्षेत्रीय पार्टियां तो केवल चौधरी देवीलाल के नाम पे यहाँ पे चल पाती हैं। इन जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास जो विकल्प है वो बहुत सीमित है। और अभी जो करना, अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो निश्चित तौर पर जो जातिगत संतुलन है, जो जातियां उनसे बिछुड़कर भाजपा की तरफ गई हैं, उनको लाने के लिए हर तरह के नेता, हर जाति से नेता, हर क्षेत्र से नेताओं को कांग्रेस में आगे करना होगा। और जो कुमारी सेलजे हैं, कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी वजह से उनकी कुर्सी को खतरा नहीं होगा। लेकिन ये जो कांग्रेस का संगठन है, इस संगठन को उनको हर हालत में दोबारा बनाना होगा और इस संगठन में भी जो जातिगत संतुलन है वो साधने होंगे और जो नेता हैं उनको उभारना होगा, तभी कांग्रेस सत्ता में पहुंच सकती है। आप भी जरूर इस पर प्रतिक्रिया दें दोस्तों कि आने वाला समय कांग्रेस का कैसा रहेगा और कैसे कदम उठाकर कांग्रेस इन चीजों से बच सकती है, भाजपा को हरा सकती है। कुलदीप बिश्नोई का एक अलग फॉर्मूला है। कुलदीप बिश्नोई एक अलग तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। निश्चित तौर पर यह समय हुड्डा जी के लिए अनुकूल नहीं है और कांग्रेस में उनका बने रहना या कांग्रेस में जैसे वो बने रहना चाहते हैं वैसे बने रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर जल्दी एक और विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।